रक्सबर वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल की दुनिया के अंदर। हम आपका टॉपिक पढ़ रहे थे, वो था आपका एसिड बेस, बैलेंस और इम्बैलेंस। बैलेंस के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमारी बॉडी में जो एसिड होता है और बेस होता है उसका नॉर्मल रेशियो होता है 1:20, वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी बॉडी में बॉडी पीएच को नॉर्मल रखने में। तो हमने बात की थी कि दो प्रकार के बफर होते हैं, प्राइमरी बफर होता है और सेकेंडरी बफर होता है। प्राइमरी बफर जो डायरेक्टली खुद से काम करते हैं, चार एग्जाम्पल हमने देखे थे आपका हीमोग्लोबिन बफर, फॉस्फेट बफर, प्लाज्मा प्रोटीन बफर, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर। इन सब में भी सबसे ज्यादा अप टू डेट और प्राइमरी बफर जो होता है, जो सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपका कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। सेकेंडरी बफर की बात करें तो दो एग्जांपल हमने देखे थे, एक आपका किडनी था, एक आपका लंग्स था। बात समझ में आई? यहां तक हमने बात की थी। लेकिन जब कभी कुछ गड़बड़ हो जाए कि बफर भी हमारा काम ना कर पाए, तो हमारी बॉडी में हो जाता है एसिड और बेस का इम्बैलेंस। आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा कि जब हमारे बफर्स हैं, हमारी बॉडी है जो बॉडी पीएच को रेगुलेट ना कर पाए, तो क्या देखने को मिलेगा हमें? इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। उसी इम्बैलेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो टॉपिक रहेगा आपका एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस। कि सर हमने बात की थी नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है, नॉर्मल ब्लड पीएच। नॉर्मल ब्लड पीएच तो हमारा 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45 होता है। कभी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हमारा बॉडी पीएच या ब्लड का पीएच लेस देन 7.35 हो जाए, लेस देन 7.35 हो जाए। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से आपको लेके जाऊंगा हाई लेवल के ऊपर कि कैसे से कितने भी खतरनाक लेवल का सवाल आए, हम किस प्रकार से उस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। अभी हम बेसिक चीज़ों की थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बाद हम धीरे धीरे हाई लेवल पे पहुंचेंगे। यदि पीएच किसी सवाल में हमें मिले 7.35 से कम, तो वो कहलाता हमारा क्या? एसिडोसिस। क्या कहलाता है? एसिडोसिस। बात समझ में आई? और यदि हमारा पीएच हो मोर देन 7.45, तो वो बन जाता है हमारा क्या? एल्कलोसिस। क्या बन जाता है भैया? एल्कलोसिस। बात समझ में आई? यदि पीएच हमारा कम हो जाए तो हम बोलेंगे उसको क्या? एसिडोसिस। और पीएच बढ़ जाए तो बोलेंगे क्या उसको? एल्कलोसिस। अब एसिडोसिस हमारे दो वजह से हो सकते हैं। एसिडोसिस हमारा दो वजह से हो सकता है। एक एसिडोसिस हो सकता है किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो, उसकी वजह से हमारे क्या हो जाए? रेस्पिरेटरी या सॉरी एसिडोसिस हो जाए। दूसरा कारण है कि कुछ ऐसा कारण हुआ कि मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हुई और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो गया, तो उसका बोल देंगे क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिडोसिस दो प्रकार के हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। इसी प्रकार से आपका एल्कलोसिस भी टू टाइप्स का हो सकता है। वन इज रेस्पिरेटरी, की रेस्पिरेटरी में कुछ गड़बड़ हुआ उसकी वजह से हुआ, या फिर सेकेंड इज मेटाबॉलिक में कुछ गड़बड़ हुआ। तो सेकेंड वन हो सकता है आपका मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस। बात समझ में आई? चलिए, तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डेफिनेशन की बात करें सर, डेफिनेशन क्या होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की? कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? एसिड का लेवल बढ़ गया, वो क्या कहलाएगा? आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ गया, उसको बोलेंगे क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या मैं दूसरी डेफिनेशन बोलूं, इंक्रीज लेवल ऑफ, इंक्रीज लेवल ऑफ वोलेटाइल H प्लस आयन या डिक्रीज पीएच या इंक्रीज एसिड ड्यू टू abnormality in, abnormality in respiratory
सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटी हुई, उसकी वजह से या तो वोलेटाइल H प्लस आयन बढ़ गए, या तो क्या हो गया वोलेटाइल H प्लस आयन बढ़ गए, या फिर डिक्रीज हो गया क्या हमारा pH, या इसी को तीसरा मैं क्या बोल सकता हूं इंक्रीज हो गया हमारा क्या एसिड, तो क्या कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। चलेगा, नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं कोजेस। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से, क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी जब जब मेरे मुख से निकलेगा CO2 आपके मुख से निकलेगा क्या एसिड, तो किसी भी कारणवश यदि आपकी बॉडी में CO2 रुक जाए तो क्या रुक जाएगा एक प्रकार से एसिड रुक जाएगा। एसिड रुकेगा आपकी बॉडी में तो क्या कर देगा एसिडोसिस कर देगा, और कौन से वाला कर देगा सर रेस्पिरेटरी वाला कर देगा। कौन सा कर देगा रेस्पिरेटरी वाला कर देगा। बात समझ में आई। तो फर्स्ट वन कारण डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कोई भी हमारे क्या हो गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा एसिडोसिस देखने को मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, एग्जांपल बताइएगा दो चार। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर COPD हो सकता है, बहुत बढ़िया। और बताइए बिल्कुल सर अस्थमा हो सकता है, और बताइए बिल्कुल एम्फाइसीमा हो सकता है, और बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सर एटेलेक्टेसिस हो सकता है, और बताइए बिल्कुल सर एस्पायरेशन हो सकता है, और बताइए जल्दी बताइए सर एम्फाइमा हो सकता है, बहुत बढ़िया एम्फाइमा। और बताइए बिल्कुल सर निमोनिया हो सकता है, बहुत बढ़िया निमोनिया, बहुत बढ़िया। तो ये सब डिसऑर्डर हैं, या इसके अलावा जितने भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में MSN के अंदर जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे उन सब डिसऑर्डर में हमें क्या देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। जैसे COPD, अस्थमा, एम्फाइसीमा, एटेलेक्टेसिस, एस्पायरेशन, एम्फाइमा, न्यूमोनिया, ये सारे क्या हैं आपके डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी। इन सब की वजह से हमें सवाल पूछा जाएगा कि इनमें क्या देखने को मिलता है, तो हम आंसर क्या करेंगे सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ COPD के अंदर कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, आप आंसर कर देंगे क्या रेस्पिरेटरी एसिड। ऐसे पूछा जाएगा अस्थमा में कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, ऐसे पूछेगा निमोनिया में कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, आंसर कर पाएंगे आसानी से कि सर क्या देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों देखने को मिलता है देखिएगा, ये सब डिसऑर्डर होते हैं जैसे हमारी बॉडी में, इन सब डिसऑर्डर की वजह से होता क्या है सर, रेशनल की बात करें सर होता क्यों है, तो डिक्रीज हो जाता है क्या हमारा रेस्पिरेशन रेट। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर होगा उसकी वजह से क्या हो जाता है रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है सर डिक्रीज हो जाता है। जब रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हम सांस से कम ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे डिक्रीज हो जाएगा इनहेलेशन, एंड डिक्रीज हो जाएगा क्या एक्सहेलेशन। जब एक्सहेलेशन कम हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा क्या डिक्रीज लॉस ऑफ CO2। तो बॉडी को हम बॉडी से बाहर किसको नहीं निकाल पाएंगे, हम CO2 को। यदि CO2 को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो CO2 बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज CO2 इन बॉडी। बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा CO2 का। अभी हमने बात की थी कि CO2 का लेवल बढ़ना मतलब CO2 बढ़ना मतलब क्या बढ़ना इंक्रीज एसिड हो जाना। और ये एसिड किसकी वजह से हुआ है सर, कोई ना कोई सर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से, तो बोल देंगे क्या रेस्पिरेटरी। और क्या बढ़ा है सर एसिड बढ़ा, तो बन जाएगा क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बोलो बात समझ में आई क्या, कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से क्यों हमें एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है, वो भी कौन से वाला रेस्पिरेटरी वाला। कि सर जैसे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उसके रेस्पॉन्स में क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो गए तो हम कम इनहेल कर पाएंगे, कम ही एक्सेल कर पाएंगे। यदि हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे तो बॉडी से CO2 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और CO2 यदि बाहर नहीं निकलेगा तो कहाँ रुक जाएगा हमारी बॉडी में, और बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाएगा CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ा तो एक प्रकार से क्या बढ़ा एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ा तो क्या कर देगा एसिडोसिस, और कौन से वाला कर देगा सर रेस्पिरेटरी वाला कर देगा, तो बोल देंगे क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है। बात समझ में आई। चलेगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट कोज जिसमें हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चलेगा, सेकंड कोज
कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाए, जैसे हम कोई भी सेंटर पढ़ते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन को ये सेंटर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस करता है, कार्डियक सेंटर हार्ट रेट को करता है, बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस करता है, हंगर को हाइपोथैलेमस करता है, थ्रस्ट को हाइपोथैलेमस करता है। ऐसे आपने सेंटर पढ़े होंगे कुछ 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 कुछ। तो वो यदि सेंटर स्टिमुलेट हो जाए तो उन सब की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और यदि वो डिप्रेस हो जाए तो सबकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे किसी के पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए, कुत्ता लगा दिया जाए, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है कि वो तेज तेज दौड़ने लग जाता है, और यहीं उसको नींद की गोली दे दी जाए तो सो जाएगा, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि स्टिमुलेट करें किसी चीज को तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, फंक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और डिप्रेस या सप्रेस करें तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण रेस्पिरेटरी सेंटर की एक्टिविटी कम होती हो, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर का काम क्या है, रेस्पिरेशन करवाना। यदि एक्टिविटी कम होगी तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन कम होगा, कम सांसें लेंगे तो कम एक्सेल करेंगे, कम एक्सेल करेंगे तो CO2 को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। CO2 कहां रुक जाएगा, हमारी बॉडी में, तो क्या रुक जाएगा, एसिड, तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। तो ऐसी सारी एक्टिविटी जिनसे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, डिप्रेस या सप्रेस होता है, उन सब की वजह से भी क्या होगा, हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, opioids, anesthetics, एनाल्जेसिक्स, एक्सेसिव यूज किया हमने किसका, एल्कोहल का या ओपियोइड का या एनेस्थेटिक का या आपका एनाल्जेसिक्स का। इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होता है। जब रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर के फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम। जब रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज CO2 लॉस। CO2 लॉस डिक्रीज हो जाएगा तो CO2 कहां बढ़ जाएगा, इंक्रीज CO2 इन बॉडी, इंक्रीज CO2 इन बॉडी। जब बॉडी में CO2 बढ़ गया तो एक प्रकार से कौन बढ़ गया सर, इंक्रीज एसिड हो गया। जब एसिड बढ़ गया तो सर क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ सर, रेस्पिरेटरी सेंटर या सांसों की वजह से हुआ, तो क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल देंगे। बात समझ में। पहला कारण हमने पढ़ा क्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। दूसरा कारण पढ़ा क्या, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होता है, डिप्रेस होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सेसिव यूज किया हमने एल्कोहल का, एनेस्थेटिक का, ओपियोइड्स का, एनाल्जेसिक का। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा मॉर्फिन का, कि जब हम एक्सेसिव यूज कर लेते हैं मॉर्फिन का तो रेस्पिरेशन रेट को सप्रेस कर देती है, ब्रीथिंग सप्रेशन कर देती है, इंसान को सांसें नहीं आ पाती हैं। या आपने पढ़ा होगा किसी को हम एनेस्थीसिया की बहुत ओवरडोज दे जाते हैं तो ब्रेडिकार्डिया या रेस्पिरेशन रेट कम होकर ब्रेडीपीनिया होकर उसकी इवन डेथ भी हो जाती है। क्लियर है। तो ये दूसरा कारण हो गया आपका। अगले कोज पे चले हम, तो अगला कोज है आपका ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर बोले तो ब्रेन ट्यूमर से क्या होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा सप्रेशन। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होता है सर, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। जब ब्रेन ट्यूमर हुआ तो कौन सप्रेस होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा सप्रेस हुआ तो क्या होगा, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस हुआ। जब रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस हुआ तो क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन कम हो जाएंगे। क्या काम होता है, रेस्पिरेशन करवाना। तो रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज CO2 लॉस होगा। जब सर CO2 का लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, इंक्रीज CO2 इन बॉडी। इंक्रीज CO2 इन बॉडी हुआ तो क्या हुआ सर, इंक्रीज एसिड हुआ। CO2 बढ़ा तो मतलब क्या बढ़ा सर, एसिड इंक्रीज हुआ। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई भाई। चले, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रेन ट्यूमर। अगले कारण पे चले तो अगला क्या कारण हो सकता है सर, तो अगला कारण हो सकता है इम्प्रॉपर सक्शनिंग, इम्प्रॉपर सक्शनिंग या फिर ET ट्यूब बैंड, ट्यूब क्लैंकिंग या फिर ट्यूब बाइट। चलेगा, देखिएगा ये एयरवे है आपका, और इसमें ये जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, जैसे म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो गया, हमने सक्शनिंग नहीं की
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या यहाँ से आप ब्रीथिंग कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, इधर से ऑक्सीजन लेंगे तो वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि एयरवे क्या हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, छोटा हो गया है। इस केस में ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा CO2 हम बाहर छोड़ नहीं पाएंगे। बात समझ में आई। ये किसी पेशेंट को लगी है क्या, ET ट्यूब, क्या लगी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है। एयरवे को मेंटेन करने के लिए हमने क्या लगाई है, पेशेंट में कोई ट्यूब लगाई है बाहर से। वो ट्यूब को क्या हुआ गया है, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने ये ट्यूब लगाई है पेशेंट में, ET ट्यूब या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, ये हमने ट्यूब लगाई है। ये ट्यूब कहीं से बेंड हो गई है, या तो यहाँ से मुड़ गई है, या फिर क्लिंक हो गई है, या पेशेंट ने ट्यूब को बाइट कर लिया टीथ के द्वारा, तो भी क्या होगा उस केस में, सर एयर का मूवमेंट नहीं होगा। एयर का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से इनहेल नहीं हो पाएगा। इनहेल नहीं होगा तो सर एक्सेल नहीं होगा। एक्सेल नहीं होगा तो सर क्या होगा, CO2 बॉडी में रुक जाएगी, और CO2 रुक जाएगी तो क्या रुक जाएगा, एक प्रकार से एसिड रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, एसिडोसिस हो जाएगा। चलेगा। अगला कारण, अगला कारण है सर हाइपोवेंटिलेशन। अगला कारण है सर क्या, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपो का मतलब होता है कम, वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथ। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथ, कि हम कम सांसें ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हम कम सांसें ले रहे हैं। कम सांसें ले रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स में क्या होगा, डिक्रीज रेस्पिरेशन होगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, डिक्रीज CO2 लॉस होगा। अरे जितनी सांसें लेंगे उतनी तो सांसें छोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी एक बार इनहेल करके 3 बार एक्सेल कर पाते हैं हम, तो जितनी बार इनहेल करेंगे उतनी बार ही क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। तो हमारा डिक्रीज रेस्पिरेशन होगा, तो डिक्रीज ही क्या हो जाएगा, CO2 लॉस होगा। तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, CO2। CO2 बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, एसिड बढ़ा सर। एसिड इंक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से होगा सर, रेस्पिरेशन की वजह से। तो क्या बोल देंगे सर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल देंगे। बोलो बात समझ में आई क्या। कुछ भी ऐसा कारण जिसकी वजह से हमारी बॉडी में CO2 रुकती हो, वो कारण किसका बन जाएगा। लेकिन CO2 किसकी वजह से रुकनी चाहिए, रेस्पिरेशन की वजह से रुकनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बोलो बात समझ में आई। चलेगा। ये कुछ कारण हो गए हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारे हुआ तो क्या साइन सिम्टम आएंगे, चलेगा। साइन सिम्टम क्या आएंगे सर, इम्प्रॉपर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, कि कहीं ना कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्रेस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस, क्योंकि हो जाएगा हमारे क्या, हाइपोक्सिया। क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट में अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। बात करें एक अलग से पॉइंट डाल के, नोट डाल के लिखिएगा, कि जो पोटेशियम होता है आपका, वो बॉडी में आपका पोटेशियम जो होता है वो पीएच के अपोजिट चलता है। आपका पोटेशियम जो होता है आपका, वो पीएच का अपोजिट चलता है। यदि पीएच कम हो रहा है तो पोटेशियम बढ़ता है, यदि पीएच बढ़ रहा है तो पोटेशियम घट जाता है ऑटोमेटिकली। तो पोटेशियम हमेशा पीएच के क्या चलता है, अपोजिट चलता है। जब एसिडोसिस हुआ तो पीएच क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेशियम क्या होगा इस केस में, इंक्रीज हो जाएगा। तो साइन सिम्टम की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा हमें, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। ये कुछ साइन सिम्टम है जो आपकी बॉडी में आएंगे। ऐसा साइन सिम्टम बेस्ड कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है, मे भी ये पूछा जा सकता है, हाइपरकेलेमिया। क्लियर है। नेक्स्ट में बात करें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो हम पेशेंट का हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन क्या कर लेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। और क्या कर लेंगे सर, AG
ओ जी, लो जी, सुनो जी, ए बी जी, ए बी जी, बाबी जी, बाबी जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ए बी जी, ए बी जी, बाबी जी, बाबी जी। तो बाबी जी का क्या कर लेंगे हम, ए बी जी कर लेंगे। ए बी जी बोले तो सर क्या कर लेंगे, ए बी जी एनालिसिस कर लेंगे। एट्रियल, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे कि ब्लड कहां से लेंगे सर, आर्टरी से लेंगे। उस ब्लड में से क्या देखेंगे कि कौन कौन सी गैस कितनी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं आपका ए जी, ओ जी, ए बी जी, ए बी जी, बाबी जी, बाबी जी। बात समझ में आई क्या? तो क्या कर लेंगे हम, ए बी जी कर लेंगे। ए बी जी एनालिसिस, ए बी जी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस कर लेंगे। बात समझ में आई भाई? डिटेल से एबीजी को हम पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ रहे होंगे। अभी यहाँ पे एबीजी में जो जो चीज़ें चाहिएंगी हमें ये टॉपिक को समझने के लिए, उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। बाकी एबीजी का सैंपल कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सी वाइल में लेते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या सावधानी रखते हैं, बाद में क्या करते हैं, क्या नर्स का रोल होता है, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब ऑक्सीजन हम पढ़ रहे होंगे उस दौरान। बात समझ में आया? तो हम क्या कर लेते हैं, एबीजी कर लेते हैं, याद रहेगा। एबीजी की बात करें तो एबीजी में सर क्या क्या देखते हैं, तो पहला काम हम करते हैं सर, क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं। क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं। तो एबीजी की बात करें, यदि एसिडोसिस हो रहा है तो क्या देखने को मिले, पीएच हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें सर, पीएच CO2 देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टरी देखते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा सर, कि सर हमें बात समझ में आई, पीएच कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है मतलब बॉडी में क्या बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है। अब एसिड कब बढ़ेगा, जब बॉडी में एसिड रुकेगा। और हमारी बॉडी में एसिड किसकी फॉर्म में होता है, गैस वाला CO2 की फॉर्म में होता है। तो बॉडी में CO2 रुकेगा मतलब CO2 का लेवल बढ़ेगा, तब पीएच कम होगा, यानी कि तब एसिड बढ़ेगा। तो CO2 क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तीसरा देखेंगे क्या सर, बाइकार्बोनेट। तीसरा देखेंगे क्या, बाइकार्बोनेट। हो सकता है सर ये नॉर्मल हो सकता है ये अब नॉर्मल हो। नॉर्मल यदि बाइकार्बोनेट है तो हम बोल देंगे क्या उसको, अनकंपनसेशन। अनकंपनसेशन क्या बोल देंगे, अनकंपनसेशन। अब नॉर्मल यदि है, और अब नॉर्मली में भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अब नॉर्मली में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज देखने को मिला, तो हम क्या बोल देंगे सर, कंपनसेशन। क्या बोल देंगे, कंपनसेशन बोल देंगे। क्या होता है कंपनसेशन, क्या होता है अनकंपनसेशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है सर, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, CO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाइकार्बोनेट हो सकता है नॉर्मल हो सकता है अब नॉर्मल हो। इसके लगा लेना है थोड़ा सा जरूरी, क्योंकि इसी से हमारे सारे सवाल होने वाले हैं। लगा दीजिएगा डायग्नोसिस से, इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई क्या? तो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं सर, एबीजी कर लिया, अब कर देंगे सर इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट की बॉडी से CO2 को बाहर निकालना है। CO2 को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना पड़ेगा। तो पेशेंट से सवाल या हमसे सवाल पूछा जाएगा कौन सी पोजीशन दे, तो पेशेंट को दे देंगे क्या, पोजीशन। पोजीशन कौन सी दे सर, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन दे, ऑर्थोपेनिक पोजीशन दे देंगे सर। बात समझ में आई? फिर सवाल पूछा जाएगा सर पोजीशन दे दी, इसके अलावा क्या करें सर, तो सर कर देंगे क्या, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। और क्या कर दें सर, CO2 आस कर देंगे विद वेंटिलेटर। पेशेंट के क्या लगा देंगे हम, वेंटिलेटर लगा देंगे, और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये हम क्या कर देंगे सर, मैनेजमेंट कर देंगे। बात समझ में आई? इसके अलावा और क्या कर देंगे सर, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सर हाइपरकेलेमिया हो रहा था, हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट कर देंगे, और कोई साइन सिम्टम आ रहा था उन साइन सिम्टम का पर्टिकुलर मैनेजमेंट कर देंगे। बात समझ में आई? अब देखिएगा सवाल कैसे आएंगे और उनको कैसे करना है, उसके लिए एक थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिएगा कि जब होगा हमारे क्या, रेस्पिरेटरी, सवाल कैसे होंगे हमसे, रेस्पिरेटरी हो गया क्या, एसिडोसिस। तो उस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को सॉल्व करने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, क्या, पीएच और CO2। पीएच की बात करें सर, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, CO2 क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। इसको कर लीजिए अंडरलाइन और अलग से लिख लीजिए कि जब भी हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सवाल मिलेगा
उसमें ये फॉर्मूला हमारा फिट बैठना चाहिए। यदि किसी सवाल में ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा था, उसका आंसर क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होगा। कैसे होगा तो चलिएगा सवाल करके देखते हैं हम। सवाल नंबर 1, कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े ही आसानी से टॉपिक आप सीख जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा हमें कि बहुत लंबा चौड़ा, उसमें हमें 3 चीज देखने को मिलेगी। किसी पेशेंट का आपने एबीजी एनालिसिस किया है, आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया है, आपने पेशेंट का एबीजी सैंपल लिया और जैसे ही आपने जांच किया आपके पास रिपोर्ट आई एबीजी की, उसमें आपको देखने को मिला पेशेंट का पीएच, ब्लड पीएच जो है वो आपको देखने को मिल रहा है 7.30। पेशेंट का CO2 पीएच CO2 आपको देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है आपको 55, और पेशेंट का HCO3 या PaHCO3 आपको देखने को मिलता है क्या 26। क्लियर है। अब सर ये क्या रामायण है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रामायण समझने के लिए पहले आपको याद करना पड़ेगा क्या, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू 3 चीज। नॉर्मल ब्लड पीएच आपको याद करवा चुका हूं मैं, कितना होता है सर 7.35 से 7.45 होता है। ऐसे ही आप CO2 का नॉर्मल लेवल याद रख लीजिए, कितना होता है 35 से 45 होता है। ऐसे ही बाइकार्बोनेट का याद रख लीजिए, कितना होता है 22 से 27 होता है। ये होता है mm ऑफ Hg के अंदर, ये होता है मिली इक्विवेलेंट के अंदर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर याद रखना है आपको। क्लियर है। तो नॉर्मल पीएच कितना होता है, मेरे साथ बोलेंगे सारे 7.35 से 7.45 होता है। नॉर्मल पीएच कितना होता है, जोर से बोलिएगा, हाँ जोर से बोलिएगा और जोर से बोलिएगा, 7.35 से 7.45 होता है। CO2 का लेवल नॉर्मल कितना होता है सर 35 से 45, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, 35 से 45 होता है। बाइकार्बोनेट, अरे जोर से बोलो मेरे दुश्मनों, जोर से बोलो, कितना होता है सर 22 से 27 होता है। बात समझ में आई क्या। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर जहां पीएच कम होती है CO2 इंक्रीज होती है, वहां होता है क्या, वहां होता है सर हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस कौन से वाला, रेस्पिरेटरी वाला। कौन से वाला, रेस्पिरेटरी वाला। बात समझ में आई क्या। तो सवाल देखिएगा ऐसा है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम साइड के अंदर क्या लिख लेंगे, एक नॉर्मल वैल्यू लिख लेंगे। कौन सी वैल्यू कितने होती है नॉर्मली, नोटबुक के साइड वाले पेज के अंदर हम क्या लिख लेंगे, नॉर्मल वैल्यू लिख लेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि सर नॉर्मल कौन सी चीज कितनी होती है। अब इन चीजों को, नॉर्मल को सवाल में जो हमें दिया उससे साथ कंपैरिजन करना है। जैसे पीएच को हमने देखा सवाल में कितना है 7.30 है, नॉर्मल देखा हमने कितना हो 7.35 से 7.45 है। तो बताओ पीएच इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो सर हमें पता है नॉर्मल कितनी होती है 7.35 होती है। सवाल में हमें 7.30 मिली, यानी कि 7.30 छोटा होता है किससे, 7.35 से, यानी कि पीएच क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। तो तुरंत से इसके सिर के ऊपर क्या लिख देंगे हम, डिक्रीज हो रही है। सिर के ऊपर क्या लिख देंगे तुरंत से हम, पीएच हमारी डिक्रीज हो रही है। दूसरा सर CO2 को हमने कंपैरिजन किया, CO2 35 है, क्वेश्चन में हमें मिल रही है 55, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 45। तो क्या समझ में आया सर 45 बढ़ाया 55 सर 55, तो पीएच हमारी क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। पीएच हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड वन बात करें सर HCO3, तो HCO3 हमारे पास में 26 नॉर्मल होता है, 22 से 27, तो सर ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है सर, फॉर्मूले बनाने, किसके साथ में सर, पीएच के साथ में। किसके साथ में, पीएच के साथ में। पीएच को एक बार लेना है किसके साथ में सर, पीएच को एक बार लेंगे किसके साथ में, CO2 के साथ में, एक बार लेंगे बाइकार्बोनेट के साथ में। तो पीएच क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। पीएच क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। CO2 क्या हो रहा है हमारा सर, CO2 हमारा हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है, इंक्रीज। HCO3 क्या हो रहा है सर, HCO3 हो रहा है सर नॉर्मल। बात समझ में। और 2 फॉर्मूले बनके हमारे पास में तैयार हो गए हैं। एक बनके तैयार हो गया हमारा पीएच डिक्रीज है, CO2 इंक्रीज है। एक हमारा है पीएच डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको क्या, अभी पढ़ाया था कि जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, किसकी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, जब हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि जहां पे पीएच आपकी डिक्रीज होती है, CO2 आपकी इंक्रीज होती है, वहां आंसर क्या करना होता है हमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखिएगा, मिलान कीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो सर ये देखिएगा पीएच डिक्रीज हो रही है, CO2 इंक्रीज हो रही है। कहां हुआ सर ऐसा, हमने कहां पढ़ा,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। बात समझ में आई भी? बात समझ में आई? आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। कर पाएंगे सवाल? अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल बिल्कुल लीजिएगा आपके लिए। एक और सवाल है साबरमती नदी से, सीधा आप ही के लिए आया है। पीएच है आपका, वो आपको मिला है 7.33। CO2 आपको मिला है 49। SCO3 आपको मिला है, वो मिला आपको 33। सवाल को देखिएगा, बड़े ही ध्यान से सवाल को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पूरे पूरे आपके पास में 2 सेकंड का समय है और ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये आंसर आ गया क्या? बिल्कुल सही जवाब। 101 रुपये आपको मिलते हैं इस सवाल के लिए कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? नोटबुक के अंदर हम एक साइड में नॉर्मल वैल्यू लिख लेते हैं। तो पीएच नॉर्मल कितना होता है? अभी बताया सर कितना होता है, जोर से बोलो। 7.35 से 7.45 होता है। कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। तो CO2 कितना होता है? 35 से 45 होता है। सर SCO3 कितना होता है? सर 22 से 27 होता है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर आई और ये आई, तो इसको हमने पकड़ा और इसको सवाल से नॉर्मल को कंपैरिजन किया। तो सवाल में पीएच हमें बढ़ी है या घटी है? सर नॉर्मल होता है 7.35 और यहाँ है कितना? 7.33। तो क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे बताओ रे, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सर CO2 को देखा नॉर्मल होता है 35 से 45, सवाल में है 49। तो क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। यहां देखा 33, यहां देखा 22 से 27। तो सर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पीएच के साथ में हमने बना दिए क्या? फॉर्मूले। पीएच क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। CO2 क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रही है। अरे बोलो, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देखिएगा, ये हमने पढ़ा है अभी अभी। ये हमने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है सर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है। जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं उससे अपने को मतलब है नहीं। जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तब ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सही क्यों नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है वो इस संसार में होता ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। जो इस संसार अभी तक हमने पढ़ा नहीं है वो इस संसार में अस्तित्व में ही नहीं होता है, ये मान के चलना है। जब टॉपिक लास्ट एंडिंग स्टेज में होगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सर नीचे वाला आंसर इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमें इतना मानना है कि जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि सर जहां पीएच डिक्रीज होता है वहां CO2 इंक्रीज हो जाए यदि, तो आंसर बन जाता है क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या? रेस्पिरेटरी, हाँ जोर से, क्या? रेस्पिरेटरी, हाँ क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अति सुंदर। चलेगा, एक और सवाल करवाता हूं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल रहेगा। सवाल कुछ ऐसा है कि सवाल में पीएच हमें मिली है 7.30, CO2 हमें मिली है 61, SCO3 में मिली है 35। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? पूरे पूरे आपके पास में है समय 2 सेकंड का, और ये 1 सेकंड और ये 2 सेकंड, और ये निकल के आपका आंसर। आपको इस सवाल के लिए मिलते पूरे 101 रुपए। पूरे पूरे 101 रुपए आप जीत चुके हैं और ये सीधे आपके अकाउंट में तुरंत से भी पहुंचने वाले हैं जैसे आप आंसर करके सबमिट करने वाले हैं। चलेगा, देखिएगा, पीएच की बात करें, CO2 की बात करें, बाइकार्बोनेट की बात करें, सर हम सवाल करेंगे कैसे? तो सीधी सी लाइन खींचेंगे, उस लाइन के इधर हम नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे। हमें पता है पीएच नॉर्मल कितना होता है, जोर से बोलो, 7.35 से 7.45 होता है। इतनी जोर से बोलो कि सारे घर वाले सुन ले कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, मेरा लाल या मेरी लाली क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। पापा खुश होके तुम्हें 500 रुपए दे देंगे, आज तो
बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मेरा लाला, ये मेरी लाली। CO2 की बात करें तो सर नॉर्मल कितनी होती है, 35 से 45 होती है। SCO3 की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है सर, 22 से 27 होता है। बोलो लाला और लालियों, बात समझ में आई क्या? चलेगा। तो हमने देखा सर पीएच को, यहां देखा पीएच को, पीएच होता है नॉर्मल कितना 7.35, सवाल में मिला है हमें कितना 7.30, यानी कि सर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो सर एक बात तो समझ में आई, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। CO2 देखा सर नॉर्मल कितना होता है 35 से 45 होता है, सवाल में 61 है, सर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर सवाल में देखा बाइकार्बोनेट 22 से 27 होता है, सवाल में मिला हमें कितना 35, सर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर फॉर्मूले बना लेते हैं किसके साथ में, पीएच के साथ में। पीएच सर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। CO2 क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। CO2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा है सर, जो हमने पढ़ा है वही संसार में होता है, जो हमने नहीं पढ़ा वो संसार में होता ही नहीं है। ये हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है मेरे नालायकों, अरे बोलो दुश्मनों, सर कहां पढ़ा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा है। कहां पढ़ा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा है। ये पढ़ा है क्या आपने अभी तक? अभी तक सर ऐसा मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, तो जो नहीं पढ़ा है उसके मारो क्या, गोली। क्या मारो, गोली। एक और सवाल कराता हूं जल्दी से आपको, उसका आंसर देना आपको। सवाल कुछ ऐसा है, चलिएगा। सवाल कुछ ऐसा है, पीएच आपको मिली है 7.25, CO2 मिला आपको 47 और बाइकार्बोनेट मिला आपको 29। तो सवाल कैसे करें सर? सवाल करने का सर एक ही तरीका होता है, नॉर्मल लिख देते हैं कितना होता है, ताकि गलत होने की कोई संभावना ही ना बचे। 7.35 से 7.45 होता है। जल्दी से बोल दो कितना होता है सर, 35 से 45 होता है सर। बाइकार्बोनेट कितना होता है सर, जल्दी से बोल देंगे 22 से, अरे बोलो रे 22 से, बोलो रे 27 होता है। चलिएगा देखते हैं सर, पीएच के ऊपर टूट पड़ते हैं। सवाल में होता है 7.35 से 7.45, लेकिन यहां मिला है 7.25। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो सर क्या हो रहा है, अरे बोलो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको देखा तो सर क्या हो रहा है, नॉर्मल होता है 35 से 45, यानी यहाँ 47, तो क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। ये होता है 22 से 27, ये है 29, तो क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। तो सर क्या बना देंगे पीएच के साथ में, पीएच के साथ में सर फॉर्मूले बना दो। किसके साथ में बनाए, पीएच के साथ में। एक बार किसको लेंगे सर, CO2 को, एक बार किसको लेंगे सर, बाइकार्बोनेट को। पीएच क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। CO2 क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है सर, डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। ये सा हमने कहीं पढ़ा नहीं है, जो हमने पढ़ा नहीं है वही संसार में अस्तित्व में ही होता नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान है भाई, हम जो बोल देंगे वही होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा नहीं, तो ये होता नहीं है। ये हमने पढ़ा है सर, कहां पढ़ा है, कहां पढ़ा है सर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा है। तो जिस भी सवाल में आपका ये निमोनिक बन जाए, उसमें दोनों आंख बंद करना है, जोर से हाथ उठाना है, जोर से बोल देना है रेस्पिरेटरी 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 एसिडोसिस एसिडोसिस और एसिडोसिस। बात समझ में आई क्या? जिस भी सवाल में आपको ये निमोनिक मिल जाए, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि सर आगे क्या देखेंगे नहीं देखेंगे, वो बात की बात है। कुछ नहीं देखेंगे, सीधा सा आंसर क्या ठोक के आएंगे, एग्जाम में आएगा सवाल तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे कर दोगे एग्जाम में? चलेगा। ये कुछ था हमारा किसके बारे में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, कैसे होता है। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।